हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम नवंबर मंथ के सभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, वैसे तो ये वाला लेक्चर काफ़ी पहले अपलोड हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से इसको हम पहले अपलोड नहीं कर पाए। अभी भी हम इसको इसीलिए अपलोड कर रहे हैं, मतलब कि लेट हो जाने के बावजूद भी हम इसे इसीलिए अपलोड कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है। तो खास करके उन लोगों के लिए इस लेक्चर को हम अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम जितने सारे भी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, मतलब कि वैसे न्यूज़ जो बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है, तो जितने सारे भी हम ऐसे न्यूज़ को डिस्कस करेंगे उसको हम बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि एग्जाम में आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको आसानी से कर लें। और ऐसा ना हो कि लेक्चर देखने के बाद आपको फिर से चीज़ें याद करना पड़े, मतलब लेक्चर के दौरान ही हम चीज़ों को याद भी कर लेंगे। ठीक है, शुरू करें। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला न्यूज़ है, ये न्यूज़ एसबीआई कार्ड और रिलायंस रिटेल को लेकर के है। एसबीआई कार्ड ने रिलायंस रिटेल के साथ मिलकर के एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। सबसे पहले तो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड होता क्या है, देखिए। जब भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी कंपनी के साथ मिलकर के एक क्रेडिट कार्ड इशू करता है तो वो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड कहलाता है। अब इस तरीके के क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक बैंक है, उसने किसी कंपनी के साथ मिलकर के क्रेडिट कार्ड इशू किया है, तो उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर उस बैंक का भी लोगो रहेगा और उस कंपनी का भी लोगो रहेगा। और देखिए, ये जो क्रेडिट कार्ड होता है ये खास करके उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक बैंक है, उसने एक कंपनी के साथ मिलकर के एक क्रेडिट कार्ड इशू किया है और उस कंपनी के आप फ्रीक्वेंट कस्टमर हैं, जिसके साथ मिलकर के उस बैंक ने क्रेडिट कार्ड इशू किया है, उस कंपनी के आप फ्रीक्वेंट कस्टमर हैं। आप हमेशा उस कंपनी का सामान खरीदते हैं, हमेशा आप उस कंपनी का सर्विस लेते हैं। तो अब अगर आप ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके उस कंपनी का सामान खरीदेंगे, उस कंपनी का सर्विस लेंगे, तो उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेगा। तो उन लोगों के लिए जो उस कंपनी का फ्रीक्वेंट कस्टमर है, उन लोगों के लिए ये जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड होता है ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो यहाँ पे एसबीआई कार्ड ने रिलायंस रिटेल के साथ मिलकर के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके अगर आप रिलायंस रिटेल पे शॉपिंग करेंगे, रिलायंस का जो अलग अलग आउटलेट है वहाँ पे अगर आप शॉपिंग करेंगे, कुछ भी आप शॉपिंग करते हैं, फैशन एंड लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं, ग्रोसरी का अगर आप कुछ खरीदते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अगर आप खरीदते हैं, तो उन सब के ऊपर आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, ये जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है ये दो वेरिएंट में किया गया है। एक तो आपका रिलायंस एसबीआई कार्ड और एक आपका रिलायंस एसबीआई कार्ड प्राइम। अब यहाँ पे एसबीआई कार्ड के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो एसबीआई कार्ड एसबीआई का सब्सिडरी है। इसका पूरा नाम है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1998। इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव, हरियाणा। और इसके एमडी एंड सीईओ का नाम है अभिजीत चक्रवर्ती जी। और देखिए, इनका हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है अगस्त 2023 में, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ का नाम है अभिजीत चक्रवर्ती जी। इन सब के अलावा एसबीआई कार्ड के बारे में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि मार्च 2020 में एसबीआई कार्ड हमारे देश का पहला प्योर प्ले क्रेडिट कार्ड कंपनी बना था। यानी कि पहला ऐसा कंपनी बना था जो कि स्पेसिफिकली क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा है, उसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया गया। तो मार्च 2020 में एसबीआई कार्ड हमारे देश का पहला प्योर प्ले क्रेडिट कार्ड कंपनी बना था जिसको कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया गया। समझ में आ गया। और रिलायंस रिटेल के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का सब्सिडरी है, 2006 से ही ये काम कर रहा है और रेवेन्यू के मामले में ये भारत का लार्जेस्ट रिटेलर है। तो यहाँ पे एसबीआई कार्ड ने रिलायंस रिटेल के साथ मिलकर के एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। मतलब कि ये जो क्रेडिट कार्ड होगा इसके ऊपर आपको रिलायंस रिटेल का भी लोगो दिखेगा और एसबीआई कार्ड का भी लोगो दिखेगा। और अगर आप इस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके रिलायंस रिटेल के अलग अलग आउटलेट पे शॉपिंग करेंगे तो आपको बहुत सारा रिवॉर्ड मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। समझ में आ गया। आगे बढ़े, दूसरी न्यूज़ को देखें।
अब यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्फॉर्म किया है कि 97% से ज़्यादा 2000 रुपए के नोट वापस से बैंकिंग सिस्टम के अंदर आ गया है। आपको पता होगा कि इस साल 19 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया था कि हमारे देश में 2000 रुपए के जितने भी नोट सर्कुलेशन में हैं उसको सर्कुलेशन से निकाला जाएगा। और आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों को ये जो 3.56 लाख करोड़ वाला नंबर है ये आप लोगों को याद हो गया है। मुझे तो ये वाला नंबर याद हो गया है। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया था कि हमारे देश में जितने सारे भी 2000 रुपए के नोट है उसको सर्कुलेशन से निकाला जाएगा 19 मई को, तो उस समय हमारे देश में जितने सारे भी 2000 रुपए के नोट थे उसका टोटल वैल्यू था 3.56 लाख करोड़, जो कि घट करके 31 अक्टूबर 2023 तक सिर्फ 0.10 लाख करोड़ रह गया है। मतलब कि मोर देन 97% जो 2000 रुपए का नोट था उसको सर्कुलेशन से निकाल दिया गया है और वो वापस से बैंकिंग सिस्टम के अंदर आ गया है। और आपको पता होगा कि जब आरबीआई ने अनाउंस किया था तो उस समय आरबीआई ने लोगों को कहा था कि आपके पास जो भी 2000 रुपए के नोट है उसको आप बैंक में जा करके 30 सितंबर तक, ये टाइम दिया गया था कि 30 सितंबर तक आप बैंक में जा करके उसको या तो एक्सचेंज कर सकते हैं या तो उसको आप डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये जो डेडलाइन था इसको आरबीआई ने बढ़ा दिया था, 7 अक्टूबर कर दिया था। और उसके बाद फिर 8 अक्टूबर से लोगों को कहा गया था कि अगर अभी भी आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो अब आपको आरबीआई का जो 19 रीजनल ऑफिस है वहां पे जाकर के या तो आप अपने बैंक अकाउंट में इसको डिपॉजिट करवा सकते हैं या तो आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया ये वाला न्यूज़? तो यहाँ पे आरबीआई ने इन्फॉर्म किया था कि मोर देन 97% जो 2000 रुपए के नोट हैं वो वापस से बैंकिंग सिस्टम के अंदर आ गया है। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि 2000 रुपए के नोट को भारत के अंदर कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये आपको बताना है। और यहाँ पे देखिए आपको मंथ भी बताना है और आपको ईयर भी बताना है, ठीक है? तो जिन लोगों को भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे न्यूज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है वो बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कटगातुर शीतल वेंकटेशमूर्त, जो कि एक फीमेल हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने कटगातुर शीतल वेंकटेशमूर्त को अपने डिजिटल चैनल का हेड अपॉइंट किया है। समझ में आ गया? बैंक ऑफ बड़ौदा ने कटगातुर शीतल वेंकटेशमूर्त, ये फीमेल हैं, इनको अपने डिजिटल चैनल का हेड अपॉइंट किया है। देखिए हुआ क्या था कि कुछ दिनों पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया गया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मोबाइल ऐप है बॉब वर्ल्ड, उसके ऊपर वो नए कस्टमर्स को नहीं ला सकता है। अब जब आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया था तो उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल लेंडिंग बिजनेस के जो हेड थे, जो चीफ थे, अखिल हांडा जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब इनके इस्तीफा देने के बाद जो कटगातुर शीतल वेंकटेशमूर्त हैं उनको डिजिटल लेंडिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सौंपा गया और ये पहले से ही बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर डिजिटल चैनल एंड ऑपरेशन के हेड के तौर पे काम कर रही थी। तो यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने कटगातुर शीतल वेंकटेशमूर्त को अपने डिजिटल चैनल का हेड अपॉइंट किया है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, दूसरे न्यूज़ को देखें। दूसरे न्यूज़ को देखने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो 1908 है। इसका हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है। बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन का नाम है हसमुख हदिया जी। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ का नाम है देवदत्त चंद जी और इसका टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे न्यूज़ को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है वो यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ जो डेटा होता है उसको लेकर के है। तो इस न्यूज़ को समझने से पहले आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि दो चीज़ होता है, एक तो होता है ट्रांजैक्शन वॉल्यूम और एक होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू। जैसे कि मान लीजिए आपने दो दुकान में 100 रुपए का यूपीआई पेमेंट किया, तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है वो आपका 2 होगा क्योंकि आपने दो जगह पे पेमेंट किया है। तो जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है वही क्या होता है, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम होता है। और आपने दो जगह पे 100 रुपए का पेमेंट किया तो 200 रुपए क्या हो गया, आपका वैल्यू हो गया। तो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 2 हो गया और ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 200 हो गया। अब हम आते हैं अपने न्यूज़ के ऊपर। देखिए इस न्यूज़ में क्या बोला जा रहा है। इस न्यूज़ में बोला जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में 11 बिलियन से ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुआ है।
मतलब कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स का। तो अक्टूबर के महीने में 11 बिलियन से ज़्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन्स हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ है, तो आपको पता होगा, मतलब इतना ज़्यादा ग्रोथ क्यों हुआ है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में। तो आपको पता होगा कि अक्टूबर के मंथ में बहुत सारा फेस्टिवल था, जिसके वजह से लोगों के द्वारा ज़्यादा स्पेंडिंग किया जा रहा था, जिसके वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में इंक्रीज देखने को मिला है। तो अक्टूबर के महीने में 11 बिलियन से ज़्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन्स हुआ है। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल के सेम मंथ से, तो इसमें 56.2% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये तो हमने बात कर लिया ट्रांजैक्शन वॉल्यूम या फिर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू के बारे में। तो अक्टूबर के महीने में जितना सारा भी यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है, उन सब का वैल्यू कितना है? उन सब का वैल्यू है 17.16 लाख करोड़। मतलब कि अक्टूबर के महीने में 17.16 लाख करोड़ वैल्यू का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है। और अगर आप इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल के सेम मंथ से, तो इसमें 42% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। समझ में आ गया ये वाला? अब देखिए यूपीआई के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता होगा ये क्या है। ये एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, जिसको कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। और एनपीसीआई के बारे में अगर हम बात करें तो 2008 से ये काम कर रहा है। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा। एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ का नाम है दिलीप असबे जी। और देखिए एनपीसीआई का सिर्फ एकमात्र यूपीआई ही प्रोडक्ट नहीं है। एनपीसीआई का इतना सारा प्रोडक्ट है। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये आपका रुपे कार्ड हो गया, यूपीआई, भारत क्यूआर, यूपीआई लाइट, यूपीआई 123। तो यहाँ पे एनपीसीआई का बहुत सारा प्रोडक्ट है। ठीक है, ये वाला भी न्यूज़ समझ में आ गया आपको। अक्टूबर के महीने में 11 बिलियन से ज़्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन हुआ है। और अक्टूबर के महीने में जितना भी यूपीआई ट्रांजेक्शन हुआ है उसका टोटल वैल्यू कितना है? 17.16 लाख करोड़। आगे बढ़े दूसरे न्यूज़ को देखें। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है वो मॉनेटरी पेनल्टी को लेकर के है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पीएनबी, फेडरल बैंक और 2 एनबीएफसीज के ऊपर मॉनेटरी पेनल्टी इंपोज किया गया है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे पेनल्टी पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर इंपोज किया गया है। पीएनबी के ऊपर 72 लाख रुपए का पेनल्टी इंपोज किया गया है। फेडरल बैंक के ऊपर 30 लाख रुपए का पेनल्टी इंपोज किया गया है। कोस्टमट्टम फाइनेंस के ऊपर 13.38 लाख रुपए का पेनल्टी इंपोज किया गया है। मर्सिडीज बेंच फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया के ऊपर 10 लाख रुपए का पेनल्टी इंपोज किया गया है। तो सबसे ज्यादा पेनल्टी यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर इंपोज किया गया है। अब क्यों किया गया है, रीजन क्या है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पीएनबी के बारे में, जिसके ऊपर 72 लाख रुपए का पेनल्टी इंपोज किया गया है, तो देखिए किस रीजन की वजह से किया गया है। आपको पता होगा कि बैंक के द्वारा आपको एसएमएस भेजा जाता है, जिसमें कि आपके मतलब अकाउंट से जुड़ा हुआ जो अपडेट होता है उसके लिए बैंक के द्वारा आपको एसएमएस भेजा जाता है, जिसके लिए बैंक एक बहुत ही नॉमिनल सा फी चार्ज करता है। अब पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पे क्या कर रहा था, पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पे कुछ ऐसे अकाउंट के ऊपर भी एसएमएस चार्जेस इंपोज कर रहा था जिस बैंक अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक था वो इनवैलिड था। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं, जो मोबाइल नंबर था वो इनवैलिड था, जो पीएनबी का कस्टमर है उस तक कोई सर्विस पहुंच ही नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कुछ चार्ज देना पड़ रहा है पीएनबी को। इसके वजह से यहाँ पे पेनल्टी इंपोज किया गया। इसके अलावा पीएनबी ने अपने टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स के लिए जो इंटरेस्ट रेट तय किया था उस इंटरेस्ट रेट पे इसने इंटरेस्ट नहीं दिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर पेनल्टी इंपोज किया गया। इन सब के अलावा जो एमसीएलआर लिंक्ड लोन्स है, तो उसके लिए बोरोवर को नहीं बताया गया कि जो एमसीएलआर लिंक्ड लोन्स है तो उसको जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर वो कब रीसेट किया जाएगा, तो जो डेट होता है इंटरेस्ट रेट रीसेट करने का वो बोरोवर को नहीं बताया गया। तो इन सब रीजन की वजह से पीएनबी के ऊपर 72 लाख रुपए का जो पेनल्टी है वो इंपोज किया गया। समझ में आ गया। अगर हम बात करें फेडरल बैंक के बारे में, तो देखिए फेडरल बैंक के ऊपर किस लिए पेनल्टी इंपोज किया गया। आपको पता होगा कि आरबीआई के नियम के अनुसार बैंक के द्वारा जो भी डिमांड ड्राफ्ट इशू किया जाएगा तो उस डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर जो परचेसर का नाम है वो मेंशन होना चाहिए, यानी कि जिसके द्वारा डिमांड ड्राफ्ट बनवाया जा रहा है उसका नाम मेंशन होना चाहिए। अब यहाँ पे फेडरल बैंक क्या कर रहा था, फेडरल बैंक ने
50,000 और 50,000 से ज़्यादा के वैल्यू वाले ऐसे डिमांड ड्राफ्ट इशू किए जिसके ऊपर परचेसर का नाम मेंशन नहीं था। तो इसके वजह से फेडरल बैंक के ऊपर 30 लाख रुपए का पेनल्टी इंपोज किया गया। इसके बाद देखिए पोस्टमार्टम फाइनेंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये लोगों को गोल्ड लोन ऑफर करता है। तो इसके ऊपर 13.38 लाख रुपए का पेनल्टी इंपोज किया गया। क्यों किया गया? तो आपको पता होगा लोन टू वैल्यू रेशियो के बारे में। जैसे कि मान लीजिए पोस्टमार्टम फाइनेंस के पास कोई व्यक्ति आता है, वो अपना गोल्ड गिरवी रखता है, तो उस गोल्ड का जो वैल्यू होगा नियम के अनुसार उसका 75% ही पोस्टमार्टम फाइनेंस उसको लोन के तौर पे दे सकता है। तो यहाँ पे जो लोन टू वैल्यू रेशियो है 75% का, उसका पोस्टमार्टम फाइनेंस ने उल्लंघन किया। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इसके द्वारा जो कुछ लोन डिस्ट्रीब्यूट किया गया था उसमें, तो इसकी वजह से इसके ऊपर 13.38 लाख रुपए का पेनल्टी इंपोज किया गया। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें मर्सिडीज बेंज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया के ऊपर, जिसके ऊपर 10 लाख रुपए का पेनल्टी इंपोज किया गया। तो देखिए क्यों किया गया, तो इसने कस्टमर ड्यू डिलिजेंस को अच्छे से कंडक्ट नहीं किया, और इसने क्या किया, यहाँ पे इसका जो हाई रिस्क कस्टमर है उसके केवाईसी को इसने अपडेट नहीं किया 31 मार्च 2021 तक। तो इन सब रीजन की वजह से इसके ऊपर जो पेनल्टी है वो आरबीआई ने इंपोज किया। एक बार फिर से देख लें। देखिए पीएनबी के ऊपर 72 लाख रुपए का पेनल्टी इंपोज किया गया, फेडरल बैंक के ऊपर 30 लाख रुपए का, पोस्टमार्टम फाइनेंस के ऊपर 13.38 लाख रुपए का, और मर्सिडीज बेंच फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया के ऊपर 10 लाख रुपए का। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक के बारे में, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1894। इसका हेडक्वार्टर है द्वारका दिल्ली में। इसके एमडी एंड सीईओ का नाम है अतुल कुमार गोयल जी, और पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। फेडरल बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1931। इसका हेडक्वार्टर है कोच्चि केरला। फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ का नाम है श्याम श्रीनिवासन, और फेडरल बैंक का टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। समझ में आ गया? आगे बढ़े, दूसरे न्यूज को देखें। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा श्रीलंका में 2 एसबीआई के ब्रांचेस को इनॉग्रेट किया गया। आपको पता होगा कि निर्मला सीतारमन जी 3 दिनों के श्रीलंका दौरे पे थी, तो वहाँ पे श्रीलंका के अंदर 2 जगहों पे, अब इन दोनों जगहों का नाम क्या है, त्रिकोमली और जाफना। त्रिकोमली और जाफना में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा एसबीआई के 2 ब्रांचेस को इनॉग्रेट किया गया। समझ में आ गया? और देखिए जब निर्मला सीतारमन जी श्रीलंका के दौरे पे थी, तो उसी समय भारत और श्रीलंका के बीच में 12th राउंड का इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी कि ईटीसीए के ऊपर डिस्कशन भी हुआ श्रीलंका के कोलंबो में 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 तक। अब देखिए यहाँ पे ये जो ईटीसीए है, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में एक प्रपोज्ड एग्रीमेंट है, और 2016 से लेकर के 2018 तक भारत और श्रीलंका के बीच में ईटीसीए के ऊपर 11 राउंड का डिस्कशन हो भी गया है। तो बीच में क्या हो गया था, ये पॉज हो गया था। तो 5 साल के बाद दोबारा ईटीसीए के ऊपर, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट के ऊपर भारत और श्रीलंका के बीच में 12th राउंड का डिस्कशन हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो श्रीलंका के कोलंबो में 30 अक्टूबर 2023 से 1 नवंबर 2023 तक। समझ में आ गया? आगे बढ़े, दूसरे न्यूज़ को देखें। यहाँ पे एसबीआई के बारे में अगर हम बात करें तो एसबीआई का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1955 है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और एसबीआई के चेयरपर्सन का नाम है दिनेश कुमार खारा जी। आगे बढ़ते हैं, दूसरे न्यूज़ को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ में क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ का जो टेन्योर है उसको बढ़ा दिया गया है। तो दोनों ही पब्लिक सेक्टर बैंक है। केंद्र सरकार के द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो एमडी एंड सीईओ हैं एएस राजीव जी, इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, 31 मई 2024 तक कर दिया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो एमडी एंड सीईओ हैं एएस राजीव जी, इनके कार्यकाल को 31 मई 2024 तक बढ़ा दिया गया है। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसी को हम याद रखते हैं। इसके बाद देखिए जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडी एंड सीईओ हैं माटम
वेंकट राव जी, तो इनके कार्यकाल को 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडी एंड सीईओ हैं माटम वेंकट राव जी, तो इनके कार्यकाल को 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़े, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1935 है। इसका हेडक्वार्टर आपको पुणे महाराष्ट्र में मिलेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ का नाम क्या है, जल्दी से बताइए। तो एएस राजीव जी, और इन्हीं के कार्यकाल को कब तक बढ़ा दिया गया है, 31 मई 2024 तक बढ़ा दिया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का टैगलाइन क्या है, वन फैमिली वन बैंक, हिंदी में बोले तो एक परिवार एक बैंक। इसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1911। इसका हेडक्वार्टर भी आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ का नाम है माटम वेंकट राव जी, और इनके कार्यकाल को 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन क्या है, बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस। ठीक है, आगे बढ़े, दूसरी न्यूज को देखें। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो अब न्यूज़ है, ये न्यूज़ बजाज फाइनेंस लिमिटेड को लेकर के है, और ये थोड़ा सा समझने वाला है। तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के अगेंस्ट में आरबीआई ने कुछ एक्शन लिया है। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45L सब सेक्शन 1 के क्लॉज बी के तहत बजाज फाइनेंस लिमिटेड को कहा है कि वो अपने दो लेंडिंग प्रोडक्ट ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड, जो बजाज फाइनेंस है वो अलग अलग लेंडिंग प्रोडक्ट के तहत लोगों को लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे आरबीआई ने बजाज फाइनेंस को कहा है कि वो अपने दो लेंडिंग प्रोडक्ट ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के तहत लोगों को लोन अप्रूव नहीं कर सकता है और लोगों को लोन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो बजाज फाइनेंस के बारे में आपको पता होगा, ये वन ऑफ द लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है हमारे देश में। और जब हम बात करते हैं एनबीएफसी का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का, तो दो तरीके का होता है। एक तो क्या होता है, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, और एक होता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। तो जो बजाज फाइनेंस है ये डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है और काफ़ी बड़ी एनबीएफसी है ये। तो यहाँ पे ये डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, ये लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करता है और ये लोगों को लेंडिंग देने का भी काम करता है। अब देखिए यहाँ पे ये अलग अलग लेंडिंग प्रोडक्ट के तहत लोगों को लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसमें से एक लेंडिंग प्रोडक्ट का नाम है ई कॉम या ई कॉमर्स लोन्स। इसके तहत ये क्या करता है, जो ऑनलाइन सेलर्स है उसको ये फ्लेक्सी लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सी लोन में क्या होता है, फ्लेक्सी लोन में एक लिमिट रहता है और उस लिमिट तक जो ऑनलाइन सेलर है वो कभी भी लोन ले सकता है, कभी भी वो उसको रीपेमेंट कर सकता है, कभी भी दोबारा लोन ले सकता है। तो ई कॉमर्स लोन्स के तहत जो बजाज फाइनेंस है वो ऑनलाइन सेलर को फ्लेक्सी लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और इसमें देखिए जो ऑनलाइन सेलर है उसको किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी देने का ज़रूरत नहीं होता है, ये अनसिक्योर लोन होता है, बिना कोलेटरल के उसको मिल जाता है और बहुत जल्दी अप्रूव कर देता है। ये जो बजाज फाइनेंस है ये 48 घंटे के अंदर इसको अप्रूव कर देता है और 55 लाख रुपए तक का ये जो ई कॉमर्स लोन है उसके तहत ऑनलाइन सेलर को बजाज फाइनेंस लोन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया एक लेंडिंग प्रोडक्ट। इसके अलावा एक है इंस्टा ईएमआई कार्ड, इसके बारे में तो आपको पता होगा, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये। तो ये जो बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड है इसका इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारे सामान को नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीद सकते हैं। 2 लाख रुपए तक का प्री अप्रूव्ड लिमिट होता है। 3000 से ज़्यादा शहर में आप 1 मिलियन से ज़्यादा जो शॉप है वहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो एक होता है ये इंस्टा ईएमआई कार्ड, समझ में आ गया। अब हम आते हैं वापस से अपने न्यूज़ के ऊपर। देखिए इस न्यूज़ में क्या बोला जा रहा है, इस न्यूज़ में ये बोला जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45L सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के तहत बजाज फाइनेंस लिमिटेड को कहा है कि वो अपने इन दोनों लेंडिंग प्रोडक्ट ई कॉम के तहत क्या होता है, ऑनलाइन सेलर को लोन दिया जाता है, और इंस्टा ईएमआई कार्ड के तहत जो इंडिविजुअल्स हैं जो उनको यहाँ पे ये कार्ड प्रोवाइड किया जाता है और इस कार्ड के थ्रू वो ऑनलाइन ऑफलाइन नो कॉस्ट ईएमआई पे चीज़ें खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक तरीके का लोन ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड को आरबीआई ने क्या कहा है कि वो अपने इन दोनों लेंडिंग प्रोडक्ट ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के तहत लोगों को लोन अप्रूव नहीं कर सकता है, लोगों को लोन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे बजाज फाइनेंस लिमिटेड के अगेंस्ट में आरबीआई ने ये एक्शन क्यों लिया है, कुछ तो रीजन होगा। देखिए यहाँ पे
जो आरबीआई का डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन हुआ है। देखिए, आरबीआई के अनुसार जब भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी व्यक्ति को लोन दे रहा होता है तो उस समय बोरोवर को एक की फैक्ट स्टेटमेंट भी देना होता है। की फैक्ट स्टेटमेंट में क्या होता है? की फैक्ट स्टेटमेंट में लोन से जुड़ा हुआ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी होता है, जैसे कि ईएमआई कितना पे करना होगा, उसको इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाएगा, लोन का टेन्योर कितना होगा, ये सारा जानकारी रहता है की फैक्ट स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस क्या कर रहा था? बजाज फाइनेंस जब इन दोनों लेंडिंग प्रोडक्ट के तहत लोगों को लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, ई कॉमर्स लोन के तहत या फिर इंस्टा ईएमआई कार्ड के तहत, जब वो लोगों को लोन दे रहा था सामान खरीदने के लिए, तो उस समय वो बोरोवर को की फैक्ट स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे आरबीआई के द्वारा ये एक्शन लिया गया। और इसका जो कुछ अलग लेंडिंग प्रोडक्ट है उसके तहत ये लोगों को की फैक्ट स्टेटमेंट जारी कर भी रहा था, तो उसमें बहुत सारा कमी था। तो इन सब रीजन की वजह से बजाज फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर आरबीआई ने ये एक्शन लिया है। और यहाँ पे देखिए, ये जो रिस्ट्रिक्शंस आरबीआई ने इम्पोज किया है ये टेम्पोररी है। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए बजाज फाइनेंस लिमिटेड अपने इन दोनों लेंडिंग प्रोडक्ट के तहत लोगों को लोन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। आरबीआई के द्वारा जब आगे चल करके देखा जाएगा कि बजाज फाइनेंस अच्छे से अपना काम कर रहा है तो ये रिस्ट्रिक्शंस हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर एक्शन लिया है और बजाज फाइनेंस लिमिटेड को मना किया है कि वो अपने दो लेंडिंग प्रोडक्ट ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के तहत लोगों को लोन अप्रूव नहीं कर सकता है, लोगों को लोन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। यहाँ पे मैंने इसको इतने डीप में जा करके इसीलिए एक्सप्लेन किया ताकि आपको चीज़ें याद रहे और समझ में आए। और बहुत बार मैं चीज़ों को रिपीट भी कर रही हूँ, इसका भी यही रीज़न है कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाए, आपको वापस से जा करके चीज़ें याद नहीं करना पड़े। ठीक है, आगे बढ़े, दूसरे न्यूज़ को देखें। देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास न्यूज़ है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर एस वेंकट रमन जी का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और देखिए, ये जो एस वेंकट रमन जी हैं ये दिसंबर 1990 से दिसंबर 1992 तक आरबीआई के गवर्नर थे। इससे पहले ये भारत के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी भी काम कर चुके थे 1985 से 1989 तक। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस न्यूज़ का ये है कि एस वेंकट रमन जी, जिनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो दिसंबर 1990 से दिसंबर 1992 तक आरबीआई के गवर्नर थे। समझ में आ गया? आगे बढ़े, दूसरे न्यूज़ को देखें। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है ये भी पेनल्टी को लेकर के है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक के ऊपर 10.34 करोड़ का पेनल्टी इम्पोज किया गया। मतलब कि इन तीनों के ऊपर जितना पेनल्टी इम्पोज किया गया है उसको अगर हम मिला लें तो वो कितना है? 10.34 करोड़। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक के ऊपर 10.34 करोड़ का पेनल्टी इम्पोज किया गया। और देखिए, क्योंकि यहाँ पे पेनल्टी का जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए ये वाला न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें सिटी बैंक के बारे में, सिटी बैंक के ऊपर सबसे बड़ा पेनल्टी इम्पोज किया गया है, सबसे हाईएस्ट 5 करोड़ रुपए का। तो क्यों किया गया है? देखिए, आपको पता होगा डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम के बारे में। बैंकों के अंदर कुछ पैसा ऐसा होता है जिसको कि क्लेम नहीं किया जाता है डिपॉजिटर के द्वारा। तो एक समय के बाद बैंकों को क्या करना पड़ता है? वो पैसा डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के अंदर ट्रांसफर कर देना होता है। तो यहाँ पे ये जो सिटी बैंक है, सिटी बैंक ने डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम से जुड़ा हुआ जो कुछ नियम है उसका उल्लंघन किया। इसके अलावा देखिए, बैंक के द्वारा जो फाइनेंशियल सर्विसेज का आउटसोर्सिंग किया जाता है, किसी थर्ड कंपनी से जो फाइनेंशियल सर्विसेज लिया जाता है, तो उसको लेकर के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका भी सिटी बैंक ने उल्लंघन किया। तो इन सब की वजह से इसके ऊपर 5 करोड़ रुपए का हाईएस्ट पेनल्टी जो है वो इम्पोज किया गया। मतलब कि यहाँ पे इन तीनों को अगर हम मिला करके देखें तो सबसे ज़्यादा सिटी बैंक के ऊपर पेनल्टी इम्पोज किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करते हैं। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर 4.34 करोड़ का पेनल्टी इम्पोज किया गया। अब क्यों किया गया? आपको पता होगा क्रिल्क के बारे में, CRILC। क्रिल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया है। ये बेसिकली एक डेटाबेस है और बैंकों के अंदर वैसे बोरोवर जिसने 5 करोड़ या फिर 5 करोड़ से ज़्यादा का बैंक से लोन लिया हुआ है, तो बैंकों के लिए ये अनिवार्य है कि वो अपने वैसे बोरोवर का जानकारी इस पर्टिकुलर डेटाबेस में सबमिट करे, क्रिल। अब यहाँ पे इसको लेकर के जो नियम है
उसका बैंक ऑफ बड़ौदा ने उल्लंघन किया, जिसकी वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर 4.34 करोड़ का पेनल्टी इंपोज किया गया। समझ में आ गया? आगे बढ़े, दूसरे न्यूज को देखें। दूसरे न्यूज नहीं, हम यहाँ पे दूसरे बैंक को देखते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के ऊपर 1 करोड़ रुपए का पेनल्टी इंपोज किया गया। तो क्यों किया गया? क्योंकि लोन्स एंड एडवांसेस से जुड़ा हुआ कुछ नियम था जिसका इसने उल्लंघन किया। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पेनल्टी सिटी बैंक के ऊपर 5 करोड़ रुपए का इंपोज किया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर 4.34 करोड़ का, और फिर इंडियन ओवरसीज बैंक के ऊपर 1 करोड़ रुपए का पेनल्टी इंपोज किया गया। इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1937 है। इसका हेडक्वार्टर आपको चेन्नई तमिलनाडु में मिलेगा। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ का नाम है अजय कुमार श्रीवास्तव जी। इंडियन ओवरसीज बैंक का टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। आगे बढ़े, दूसरे न्यूज को देखें। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ में बोला जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को सुपरसीड कर दिया है। मतलब कि आरबीआई ने टेम्पोररी बेसिस पे अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड का जो कंट्रोल है वो अपने हाथों में ले लिया है। देखिए, अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र बेस्ड एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। 1965 से ये काम कर रहा है। तो आरबीआई ने क्या किया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 36 ट्रिपल ए और सेक्शन 56 के तहत आरबीआई को जो पावर मिला है उसका इस्तेमाल करते हुए आरबीआई ने अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 12 महीने के लिए सुपरसीड कर दिया है। अब एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है उसको समझिए। जब भी आरबीआई किसी बैंक के बोर्ड को सुपरसीड करता है तो इसका मतलब होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस पर्टिकुलर बैंक के बोर्ड को हटा दिया है कुछ समय के लिए और उसके जगह पे अपना एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया है। तो यहाँ पे इस केस में आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने 12 महीने के लिए अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा दिया है और उसकी जगह पे अपना एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया है। अब किसको एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एसबीआई के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर श्री सत्य प्रकाश पाठक को एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है। तो ये 12 महीने तक अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक का जो कामकाज है वो देखेंगे और इनको हेल्प करने के लिए, इनको असिस्ट करने के लिए आरबीआई ने एक कमिटी को भी अपॉइंट किया है। एक 3 मेंबर का कमिटी है। अब इस कमिटी में कौन कौन है, तो यहाँ पे देखिए नाम दिया गया है श्री वेंकटेश हेगड़े जी, श्री महेंद्र छाजेड़ जी, श्री सुहास गोखले जी। तो यहाँ पे ये 3 मेंबर का कमिटी है जिसको भी आरबीआई ने अपॉइंट किया है और ये जो कमिटी है ये एडमिनिस्ट्रेटर श्री सत्य प्रकाश पाठक जी का हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को 12 महीने के लिए सुपरसीड कर दिया है। मतलब कि आरबीआई ने अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक का जो कंट्रोल है वो अपने हाथों में ले लिया है 12 महीने तक और इसके लिए आरबीआई ने अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक के अंदर अपॉइंट कर दिया है जिनका नाम क्या है, श्री सत्यप्रकाश पाठक जी, जो कि 12 महीने तक अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक का कामकाज देखेगा। अब देखिए कुछ तो रीजन होगा जिसकी वजह से आरबीआई ने ऐसा किया है। ऐसा तो नहीं है कि आरबीआई को मन किया इसीलिए आरबीआई ने अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक के अगेंस्ट में एक्शन लिया। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि आरबीआई के द्वारा जो स्टैंडर्ड तय किया गया है, जिस स्टैंडर्ड के हिसाब से अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को काम करना था, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक का जो बोर्ड है वो काम नहीं कर रहा था, जिसके वजह से आरबीआई ने ये कदम उठाया और यहाँ पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किया गया है वो उसका प्रभाव बैंक का जो नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटीज है उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। ये भी आरबीआई के द्वारा क्लियर कर दिया गया है। समझ में आ गया ये वाला न्यूज़। आगे बढ़े, दूसरे न्यूज़ को देखें।